सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। इस वीडियो में आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के स्कूल्स पढ़ने वाले हैं। मनोविज्ञान में अलग अलग स्कूल्स होते हैं, उन सब स्कूल्स जो इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं आपके एमएड के एग्जामिनेशन में आते हैं, वे सभी स्कूल्स हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान में के स्कूल्स, जिसे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय कहते हैं हिंदी में, मनोविज्ञान के स्कूल्स भी आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका इतिहास वगैरह हमने पढ़ा था, कैसे कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की कुछ विचारधाराओं की बात करेंगे। मनोविज्ञान में कुछ विचारधाराएं प्रसारित हैं जिन्हें मनोविज्ञान के स्कूल्स कहते हैं। मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? मनुष्यों का, जीवों का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो उनके व्यवहार के अध्ययन के बारे में अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच हैं। इससे मनोविज्ञान में अलग अलग स्कूल्स बन गए हैं। खास खास कुछ स्कूल्स ये हैं: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद। इसके अलावा भी और है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले संरचनावाद की बात कर लेते हैं। ये सबसे पुरानी विचारधारा है मनोविज्ञान में। सबसे पहले इसी का विकास हुआ था। इसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, मतलब इसमें हम स्ट्रक्चर समझते हैं किसी चीज की। जब आपने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय से निकला है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में विल्हेम वुंट ने और जेम्स टिचनर दोनों ने आपस में मिलकर प्रयोगशाला खोली थी, जिससे जो हमारा मनोविज्ञान विषय है एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। जब इन्होंने अपनी प्रयोगशाला खोली थी, विल्हेम वुंट ने और जेम्स टिचनर ने, तो इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग करने शुरू किए थे अपनी प्रयोगशाला में। और जो प्रयोग करने इन्होंने शुरू किए थे वे किस आधार पर किए थे? ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। चेतना का विज्ञान मानते थे जेम्स टिचनर, विल्हेम वुंट। इसमें विल्हेम वुंट मेन थे, जेम्स टिचनर विल्हेम वुंट के शिष्य थे। और ये जो संरचनावाद शब्द है ये टिचनर की ही देन है। जेम्स टिचनर ने ही संरचनावाद शब्द को दिया था, स्ट्रक्चरलिज्म, अपनी उस विचारधारा को। तो 1879 में विल्हेम वुंट, जेम्स टिचनर ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली। ये दोनों मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान मानते थे, चेतना का विज्ञान मानते थे, चेतना का अध्ययन किया करते थे मनोविज्ञान में। तो अपने इस प्रयोगशाला में इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग करने शुरू किए और चेतना की संरचना को समझने का प्रयास किया कि चेतना के कितने भाग होते हैं। ये कि इनका क्या मानना था, जो हमारे विल्हेम वुंट वगैरह थे, संरचनावादियों का क्या मानना था कि जो चेतना है हमारे शरीर में, वो चेतना ही हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती है। हमारा जो मस्तिष्क है वो डायरेक्ट हमारी क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता। मस्तिष्क में चेतना का वास होता है। चेतना क्या होती है? जिस तरह से बिजली के जो तार होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इसी तरह से हमारे शारीरिक अंगों में चेतना नामक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो वो चेतना होती है, चेतना के कारण ही हम सोचते हैं, महसूस करते हैं। अगर चेतना हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो हम निर्जीव हो जाएंगे, जैसे पत्थर मिट्टी वगैरह होती है। ये चेतना की वजह से ही हमें महसूस होता है और हम सोचते हैं, इस तरह की चीजें। तो चेतना के संरचना को समझने की कोशिश की इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था। वो विधि भी आगे हम पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो संरचनावाद क्या है? संरचनावाद में हम जो हमारी चेतना है उसकी संरचना को, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। विल्हेम वुंट वगैरह ने बताया था जो हमारी चेतना होती है उस चेतना के भी 3 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, उसे भी 3 भागों में बांटा था। तो चेतना को भी उसके अवयवों में बांट दिया था इन्होंने। मतलब जो हमारे शरीर में चेतना है उस चेतना को हमें समझना है, उसकी संरचना को हमें समझना है, इससे हम अपने व्यवहार को समझ पाएंगे। ये सोच थी इनकी। वैसे तो जैसे आप सीटेट वगैरह में अगर आपने पढ़ा होगा तो संरचनावाद, रचनावाद, संज्ञानवाद तीनों एक ही होंगे। सीटेट में इतना बारीकी से नहीं पूछा जाता। तो रचनावाद, संरचनावाद और संज्ञानवाद तीनों को एक माना जाता है सीटेट में तो, लेकिन ये अलग अलग है तीनों। रचनावाद अलग है, संज्ञानवाद अलग है और संरचनावाद तो बिल्कुल ही अलग है। रचनावाद और संरचनावाद तो बिल्कुल ही अलग है, आप ये मान लीजिए। तो संरचनावाद में हम क्या करते हैं, या संरचनावादी क्या करते हैं, ये मनुष्य को अपने अंतर्मन में झांकने के लिए कहते हैं कि आप अपने अंतर्मन में झांको, बैठ जाओ, ऐसे चिंतन मनन करो और जो आपकी चेतना है उसके घटकों को समझने की कोशिश करो, उसकी संरचना को समझने की कोशिश करो। इसके लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि मतलब अपने अंदर दर्शन करो। अपने लोगों को ये अपनी लैब में लाते थे
लोगों पे जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्हें कहते थे अपनी संरचना को समझो, खुद अपने अंदर झांको, चिंतन मनन करो, उसके बाद ही उनसे सवाल जवाब करते थे, उनकी विचारधाराएं जानते थे। इससे ये हमारी जो चेतना है उसके स्वरूप, उसकी संरचना को समझने का प्रयास करते थे। आई बात समझ में? संरचनावाद क्या होता है? संरचनावाद में हम लोगों को उनके अंदर झांकने के अवसर देते हैं कि आप अपने अंदर झांको, खुद को समझो कि आपकी चेतना आपसे ऐसे काम क्यों करा रही है, आपकी जो इच्छा है वो क्यों आ रही है। अपनी चेतना, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करो, उसके अलग अलग घटक बताए उन्होंने, उन्हें समझने की कोशिश करो। इस तरह से ये व्यवहार का अध्ययन किया करते थे मानव के। जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म, ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसकी शुरुआत 1879 में विल्हेम वुंट और उनके शिष्य जेम्स टिचनर ने की थी। विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। एग्जामिनर आपसे ये बात पूछ लेगा। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खुली थी। जो विल्हेम वुंट है, जेम्स टिचनर है, जेम्स सली हैं, ये सब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, जिसमें हम चेतना का अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर में चेतना होती है, वो चेतना ही हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनका मानना यह है डायरेक्ट मस्तिष्क हमारी क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता, मस्तिष्क में चेतना का वास होता है और वो चेतना हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इस वजह से हमें उस चेतना का अध्ययन करना होगा, उसकी संरचना को समझना होगा, उससे हम अपनी क्रियाओं के स्वरूप और क्यों हम ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, उसे समझ पाएंगे। ऐसा संरचनावादियों का मानना था। विलेम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा तथा इसी आधार पर इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में चेतना के संबंधित कुछ प्रयोग करने शुरू किए। और चेतना की संरचना, आप चेतन कहें या चेतना कहें, मतलब वही है। चेतन मन में ही चेतना का विकास होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द यूज नहीं करते, कोई से भी हम कहीं भी कर लेते हैं। चेतन चेतना एक ही होता है। तो चेतना की संरचना को इन्होंने समझने का प्रयास किया। यहीं से मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय की शुरुआत हुई। संरचनावाद क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है हमारे शरीर में, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर को ये समझ रहे हैं। विलेम वुंट के इन्हीं कार्यों के कारण मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय से अलग हो गया और एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। अगर कोई आपसे पूछे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे देते हैं, हम विलेम वुंट को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इन्होंने लैब खोली थी और एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन जाता है, विज्ञान बन जाता है वो। तो ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था। संरचनावादियों के अनुसार मन, मैंने आपसे एक बात और कही थी, मन हमेशा दिमाग, मन को हम दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क, तो मैंने लिख भी दिया है माइंड यहाँ पर। संरचनावादियों के अनुसार जो हमारा मन होता है, वो मन और शरीर दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। मतलब शारीरिक जो क्रियाएं और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। मन में चेतना का अनुभव होता है, चेतना का वास होता है, और चेतना हमारी शारीरिक क्रियाओं का कारण बनता है। मन, मस्तिष्क प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्रियाओं का या शारीरिक घटना जो होती है उनका कारण नहीं बनता। हमारे शरीर में जो चेंजेज हो रहे हैं, डायरेक्ट शरीर नहीं, मस्तिष्क नहीं बनता। शारीरिक घटना से मतलब शारीरिक जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, हमारे शरीर में समय के साथ चेंजेस भी तो होते रहते हैं, जीन्स वगैरह बदल जाते हैं, 200 साल में जाकर जीन्स बदल गए हमारे, तो वो चेतना करती है, मस्तिष्क नहीं करता। चूंकि चेतना ही मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का कारण बनती है, इसलिए चेतना को ही समझने की आवश्यकता है हमें, ये संरचनावादियों का मानना है। इसके लिए इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग किया। आत्मनिरीक्षण विधि को हम अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि, खुद ऐसे बैठ जाओ, खुद को समझो, आपकी चेतना का क्या स्वरूप है, क्या विचारधारा है, क्यों आ रही है, कैसी आपकी चेतना है। अंतर्दर्शन विधि में मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को अपना आत्मनिरीक्षण करके, अर्थात अपने चेतन मन को समझने के अवसर दिए जाते थे। आत्मनिरीक्षण करके अपनी चेतना, अर्थात अपने चेतन को या चेतन मन को समझने के अवसर देते थे कि आप बैठ जाओ, खुद का निरीक्षण करो, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, खुद की चेतना को समझो ऐसे। तथा अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए इन्हें कहा जाता था। इन्हें अवसर दिए जाते थे कि खुद का अवलोकन करो, खुद अंतर्मन को समझो अपने, और फिर व्याख्या करो अपने क्या क्या विचार आपके मस्तिष्क में आए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विल्हेम वुंट और टिचनर अपनी प्रयोगशाला में अंतर्दर्शन विधि के द्वारा विभिन्न प्रयोग किए करते थे और चेतना की संरचना को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण विधि पर बल देते थे और इस विधि का प्रयोग करके चेतना की संरचना को समझते थे। इसी विचारधारा को हम संरचनावाद कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। देखो, फंक्शन का मतलब होता है काम करना, प्रकार्य में भी कार्य आया हुआ है। अब चेतना जो हमारी संरचनावाद है उसमें हम
दो शब्द होते हैं, सैद्धांतिक होता है और व्यवहारिक होता है। सैद्धांतिक में तो हम तथ्यों को पढ़ते हैं, मस्तिष्क रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक में उन चीजों को करके देखते हैं। अगर इन दोनों शब्दों में मुझे इन दोनों को बांटना हो ना, चेतना को और प्रकार्यवाद को, उसे चेतनावाद कह दो आप या संरचनावाद कह दो, तो संरचनावाद को और प्रकार्यवाद को मुझे बांटना हो तो संरचनावाद सैद्धांतिक पक्ष होता है और उस सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक जो पक्ष होता है वो प्रकार्यवाद होता है। प्रकार्यवाद ने जो चेतना वाली संबंधी विज्ञान था हमारा ये संरचनावाद, इसको नकारा। इन्होंने कहा अगर चेतना हमारी क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो चेंजेज हमारे शरीर में आ रही हैं, जो शारीरिक घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, उनका अध्ययन करके, उन क्रियाओं का अध्ययन करके भी हम व्यवहार वगैरह को समझ सकते हैं, चेतना को समझ सकते हैं। चेतना का हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो आप अपना अंतर चिंतन मनन करो, खुद को समझो, चेतना की अवस्थाओं को समझो, चेतना के घटकों को समझो, चेतना के स्वरूप संरचना को समझो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना ही हम सब कार्यों को करा रही है। हम जो कार्य करा रहे हैं, सारी घटनाएं जो हम कार्य कर रहे हैं वो सब चेतना करा रही है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को, जो फंक्शंस हम कर रहे हैं, उन फंक्शंस को ऑब्जर्व करके, उन फंक्शंस को देखकर या उन फंक्शंस की स्टडी करके भी हम अपनी चेतना को या अपने व्यवहार को समझ सकते हैं। ये प्रकार्यवादियों का मानना था। अब प्रकार्यवादी हमारी जो सारी घटनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। प्रकार्यवादी मानते हैं कि जो देखो डार्विन का एक सिद्धांत आ जाता है यहाँ पर। डार्विन ने कहा था कि एक सेल, एक कोशिका से ये पूरा हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सब बने हैं। पहले कोई एक कोशिका बनी होगी, उस कोशिका का फिर मल्टीप्लिकेशन होता रहा, धीरे धीरे ये अलग अलग जीव बने। धीरे धीरे जैसे जैसे इनके जीन्स में परिवर्तन आता गया, ये खुद को समय के अनुसार ढालते गए और धीरे धीरे ये इस तरह से बनते गए। तो प्रकार्यवादी इस बात को मानते हैं कि जो सारी घटनाएं परिवर्तित हो रही, सारी घटनाएं हमारी हो रही हैं, हमारे समय के साथ जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, जीन्स वगैरह, हम खुद को चेंज कर लेते हैं अपने वातावरण के अनुसार, तो वो सब चेतना अगर कर रही है तो जो हम काम कर रहे हैं, जो चेंजेस हमारे शरीर में आ रहे हैं, उन सब का अध्ययन करके अपने स्वरूप, अपने अस्तित्व वगैरह को या खुद के व्यवहार को हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी वजह से प्रकार्यवादी एक बात यह भी बोलते हैं कि चूंकि हम एक सेल से ही बने हैं तो हम अपना अध्ययन करने के लिए जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। मानव की प्रकृति को हम जानने के लिए जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो उसी से हम बने हैं। समय के अनुसार हम अलग तरह से हमारा विकास हुआ, उनका अलग तरह से विकास हुआ। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को ढाल लिया, जीव बन गए, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को डाला और हम आज यहाँ पर इंसान बनकर बैठे हुए हैं। तो हम अपना अध्ययन करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे स्किनर साहब थे, थोंडाइक साहब थे, उन्होंने इसी तहत जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने सीखने के सिद्धांत दिए थे। आई बात समझे प्रकार्यवादी क्या कहते हैं? ये हमारे कार्यों उनको मेन मानते हैं जो हम फंक्शन करते हैं, न कि जो हम बैठकर सोचते हैं और संरचना को समझते हैं, उसे नहीं। अपने कार्यों को देखो और कार्यों के अनुसार खुद की संरचना वगैरह को खुद को समझने की कोशिश करो। प्रकार्यवाद विचारधारा 1898 में आई थी, विलियम जेम्स, ये अमेरिका में विकास हुआ था। प्रकार्यवाद का विकास देखो अमेरिका में हुआ था। विलियम जेम्स एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इस विचारधारा का जन्म संरचनावाद के विरोध में हुआ था। इसमें मानसिक विश्लेषण के बजाय व्यक्ति के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कार्यों मतलब फंक्शंस पर। प्रकार्यवादी मनोविज्ञान में ये क्या करते हैं, चेतना को या चेतन को उसके घटकों में तोड़ने और उनका विश्लेषण करने के बजाय चेतन की क्रियात्मक भूमिका को ऑब्जर्व करते हैं। चेतन जो क्रिया हमसे करा रहा है, अर्थात चेतना किस प्रकार कार्य करा रही है हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक घटनाएं जो हो रही हैं, शरीर में जो चेंजेज हो रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, या हम शारीरिक जो देखो शरीर में चेंजेज होना, वो शरीर अनुकूलन, ये अनुकूलन जो शब्द यूज हुआ है वही तो है। समय के साथ हम खुद को अनुकूलित करते रहते हैं, स्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। तो चेतना किस प्रकार कार्य करा रही है, शरीर में किस प्रकार अनुकूलन हो रहा है, एडेप्टेशन हम स्थितियों के अनुसार शरीर को कैसे कर रहे हैं, उन सब तथ्यों का अध्ययन करके हम अपने व्यवहार के चेतना वगैरह को जान सकते हैं। प्रकार्यवाद की शुरुआत का आधार डार्विन का विकासवाद सिद्धांत है। डार्विन ने दिया था थियरी ऑफ एवोल्यूशन। इसमें इन्होंने कहा था फिटेस्ट विल सर्वाइव, सर्वाधिक उपयुक्त ही जीवित रहेगा। जो जीव अपने शरीर को खुद को समय के अनुसार नहीं ढालेंगे, बदलती जलवायु के अनुसार में मर जाएंगे। तो हमें अपने जीव के अपने शरीर को समय के अनुसार ढालना पड़ेगा, उसे हम विकास बोलते हैं। तो जो नहीं ढाल पाएंगे वे विलुप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक सेल थी, उससे हम धीरे धीरे इतने सारे जीव बनकर सामने हैं।
हमारा जो पूर्वज है वो कोई एक ही है। ये कुछ बातें इन्होंने डार्विन ने कही थी। तो प्रकार्यवाद का सिद्धांत, ये जो हमारी प्रकार्यवाद विचारधारा है उसका आधार यही है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के आधार पर यह जांच करता है कि जो मानसिक गतिविधियां होती हैं वे किस प्रकार जीवित रहने के लिए और वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्रकार्यवाद मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को उनके कार्यों के संदर्भ में देखता है बजाय उनका विश्लेषण करने के, और ये समझने की कोशिश करता है कि हमें पर्यावरण के अनुकूल होने में ये किस प्रकार मदद करते हैं। तो हम कार्यों पर बल देते हैं, उनका घटकों का विश्लेषण करने पर नहीं बल देते प्रकार्यवाद में। अतः मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं और व्यवहारों के कार्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो हमारी मस्तिष्क अवस्थाएं हैं उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है बजाय उसके घटकों का विश्लेषण करने पर। यह इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के अनुसार कैसे अनुकूलित होते हैं, चेतना के क्या कार्य हैं, न कि चेतना कैसे बनती है। तो चेतना क्या कार्य हमसे करा रही है, हमारा शरीर कैसे वातावरण के साथ अनुकूलित हो रहा है, हमारे शरीर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, खुद को कैसे बदल रहे हैं हम समय के अनुसार, सारी घटनाएं हमारी कैसे घटित हो रही हैं। तो उन चीज़ों पर ये बल देते हैं, न कि चेतना किस चीज़ से बनी है, चेतना का चिंतन मनन करने पर ये बल नहीं देते। आई होप इन दोनों तथ्यों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब व्यवहारवाद की बात कर लेते हैं। व्यवहारवाद और रचनावाद ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। पहले हम व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, उसके बाद रचनावाद को पढ़ेंगे। व्यवहारवाद, देखो व्यवहारवादी विचारधारा जो होती है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने पर बल देती है। जैसे हम व्यवहार में परिवर्तन का मतलब हम कोई चीज सीख जाए। बीएड आपने की हुई है, बीएड में आपने ये पढ़ लिया होगा व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है। हम नई नई चीजें सीखते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो जो व्यवहारवाद विचारधारा है, बिहेवियरिज्म, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन पर बल देती है। और व्यवहार में परिवर्तन पर जो व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि हम किसी को कुछ भी सिखाना चाहें वो सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट वगैरह इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम किसी से कोई चीज बार बार कराएं, जब वो उस चीज को अच्छा करे तो उसे इनाम दे, अगर वो उस चीज को अच्छा न करे तो उसे डांट लगाएं। तो इस तरह से हम किसी को कुछ भी करना सिखा सकते हैं, मतलब जिसके व्यवहार में जैसा परिवर्तन करना चाहिए हम कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं, मतलब एक टीचर किसी भी बच्चे को जो चाहे वो बना सकता है, जो चाहे वो सिखा सकता है। एक टीचर एक बच्चे को, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस काम को बार बार कराना है उस बच्चे को। उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में मतलब उद्दीपन मतलब हम इनाम वगैरह देते हैं, टॉफी देंगे अगर आप इस काम को अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो डांट लगाएंगे। पुनर्बलन जो होता है, तो उद्दीपन, पुनर्बलन, अनुक्रिया, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे हम, तो हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। सामान्य भाषा में इस व्यवहारवादी विचारधारा को आप ऐसे समझ सकते हैं, हम किसी को कुछ भी करना सिखा सकते हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं। बस हमें उस पर वैसे वैसे काम कराने होंगे, उसे पुनर्बलन वगैरह देना होगा। जैसे इस बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं कि अपने चीज़ों को मैनेज करके रखो सही से, तो जब ये मैनेज नहीं करेगा तो हम इसे डांट लगाएंगे। जब ये मैनेज करेगा देखो अच्छे से, तो हम इसे इनाम देंगे। तो ये डांट लगाना, इनाम देना, किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना, इस तरह से ये जो क्रियाएं करते हैं ये व्यवहारवादी करते हैं। तो व्यवहारवादी हमारे व्यवहार परिवर्तन पर बल देते हैं और इनका मानना है कि हम किसी के व्यवहार में भी जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। बालक की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, बालक की प्रकृति या बालक की बुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को कुछ भी चाहें वो बना सकते हैं, कैसा व्यवहार में परिवर्तन चाहें वैसा कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार उससे वो काम कराएं हम, जब अच्छा करे उसे इनाम दें, अगर अच्छा न करे उसे डांट लगाएं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं व्यवहारवादी। जैसे जो हमारे थॉर्नडाइक हैं व्यवहारवादी हैं, बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। जब बिल्ली पिंजरे में बंद थी तो वो इधर उधर पैर मार रही थी, जब तक सही पैर उसने नहीं मारा तो पिंजरे से बाहर नहीं आई। तो जैसे उसने सही पैर मारा तो उसे खाना मिल गया, इनाम मिल गया, उसे पता चल गया सही क्रिया ये है, इस सही क्रिया को करने से मुझे खाना मिल जाता है। तो यही व्यवहारवादी है। जब वो गलत क्रियाएं कर रही थी उसे खाना नहीं मिल रहा था, अगर वो गलत क्रिया करेगी तो भी खाना मिलेगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। आई बात समझ में।
जो जेबी वॉटसन है, ये अमेरिकन ही है, जेबी वॉटसन, इनका पूरा नाम जॉन ब्रोड्स वॉटसन था। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी व्यवहारवाद की, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो चाहे वो बना दूंगा, डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी, भिखारी, चोर, मतलब मैं उन्हें जो चाहे वो बना दूंगा, चाहे उनके अनुवांशिक गुण कुछ भी हो, उनकी प्रकृति कुछ भी, उनके माता पिता कुछ भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माहौल, जैसी शिक्षा हम बच्चों को देंगे, जैसे अनुभव हम बच्चों को देंगे, उसके आधार पर हम बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं। ये बात सही नहीं है, देखो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की भी खुद की प्रकृति होती है, हर बच्चे की अपनी इच्छा होती है। अगर ऐसा है तो हर क्लास का हर बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जितने भी स्कूल बने हुए हैं, कोई भी चोरी करना नहीं सिखाता, लेकिन चोर फिर भी बनते हैं। वो जो हमारे मर्डर भी होते हैं, स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो चीज़ें। व्यवहारवाद इस वजह से पूरी तरह से सफल नहीं होता अपनी बातों को कहने में। लेकिन आप समझ तो पाए होंगे व्यवहारवादी क्या मानते थे। व्यवहारवादी मानते हैं कि बच्चों की अपनी बुद्धि, अक्षमता, योग्यता खुद की कुछ नहीं होती, माता पिता से जो जीन्स वगैरह उन्हें प्राप्त होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम किसी को जो भी कुछ चाहें वो बना सकते हैं, बस हमें उन्हें पुनर्बलन, उचित पुनर्बलन का यूज करना होगा। अच्छा काम करे, टॉफी वगैरह देंगे, गलत काम करेंगे, डांट लगाएंगे, तो हम जैसा भी काम उनसे कराना चाहते हैं या जो जीवन में हम उन्हें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो व्यवहारवाद का विकास 1912 में अमेरिका में हुआ था। इस विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन को जाता है। यह विचारधारा प्रकार्यवाद की ही अग्रणी है। तो प्रकार्यवाद जो विचारधारा अमेरिका में विकास हुई थी, उसमें थोड़े से सुधार करके उसका और विकास जो हुआ वो व्यवहारवाद के रूप में हुआ था। इसी समय मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। इस समय से यह मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन मानते हैं। और देखो, जब मैं मनोविज्ञान का आपको इतिहास पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था, जो व्यवहारवाद की शुरुआत है या मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस विचारधारा की शुरुआत वॉटसन ने की थी अमेरिका से। ठीक है। व्यवहारवादी बालक के विकास में वंशानुक्रम के बजाय वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि हम उचित उद्दीपन, पुनर्बलन द्वारा जीवों के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। उद्दीपन मतलब ये जो टॉफी वगैरह दे रही हैं, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट जिसे हम बोलते हैं। जैसे बिल्ली के सामने हमने खाना रखा और गेट बंद कर दिया, तो बिल्ली उस खाने को खाना चाहती है, तो वो जो खाना है वो उद्दीपन है, उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है। बिल्ली उस खाने को खाना चाहती है, तो उसके लिए वो बहुत काम मेहनत करेगी जिससे वो खाना उसे मिल जाए। इसके लिए वो बिल्ली उस खाने को उठाना सीख जाएगी किसी भी जगह से, चाहे हमने कितनी बाधाएं लगाई हुई हो, उन बाधाओं को तोड़ने का कोई ना कोई वो रास्ता बना लेगी, रास्ता निकाल लेगी। यही व्यवहारवादी चाहते हैं कि हम आपको उद्दीपन देंगे और उस उद्दीपन से हम आपके व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे। तो इस संबंध में जेबी वॉटसन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये इनका आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा ये स्टेटमेंट। सीटेट, यूपीटेट आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ये स्टेटमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस विचारधारा के अनुसार हम बार बार अभ्यास के द्वारा किसी भी बालक को उचित परिस्थितियों में पुनर्बलन देकर कुछ भी सिखा सकते हैं। जैसे अगर कोई बालक अच्छा काम करता है तो उसे इनाम दिया जाएगा, अगर वो नहीं करता है तो उसे डांट लगाई जाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी सीखने और विकास को एक व्यवहारिक प्रक्रिया मानते हैं, मानसिक नहीं। मतलब बच्चे की बुद्धि वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके व्यवहार में चेंज करना होता है हमें। मतलब इनके अनुसार उचित अभ्यास के द्वारा उचित अभिप्रेरणा, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन, इन सब के द्वारा हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। ये विचारधारा काफ़ी टाइम तक फली फूली और आजकल भी हम कई जगह पर इस विचारधारा से संबंधित सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जैसे सीखने के नियम है वो व्यवहारवादी ज़्यादातर होते हैं, संज्ञानवादी भी कुछ है, रचनावादी भी कुछ है, लेकिन काफ़ी सिद्धांत हमारे व्यवहारवादी भी है। नेक्स्ट है हमारा रचनावाद। अब देखो, व्यवहारवाद के विरोध में हमारी रचनावाद का विकास हुआ था। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। देखो, इसका विकास 1912 में हुआ था और इसका विकास हुआ था 1936 में। अब देखो, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि किसी को हम कुछ भी सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जीन पियाजे नामक एक मनोवैज्ञानिक हमारे प्रकट हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, हमें वो भी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, अपना एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 1935-36 के आसपास इन्होंने अपना एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम जिसे बोलते हैं, उस सिद्धांत से ही हम रचनावाद की शुरुआत मानते हैं कि वहीं से हमारे रचनावाद जो विचारधारा है इसकी शुरुआत हुई है, और वहीं से हम संज्ञानवाद की भी शुरुआत मानते हैं। रचनावाद के साथ संज्ञानवाद को भी हम जोड़ते हैं। दोनों एक जैसी चीजें हैं लेकिन हल्का सा अलग है, बाद में मैं बता दूंगा आपको क्या अंतर है इनमें।
तो रचनावाद की शुरुआत किसने की थी? वैसे तो इसकी कोई आधारभूत शुरुआत नहीं है, क्योंकि जो प्रकृतिवादी है वे पहले से कहते आ रहे हैं, साइकोलॉजी फिलोसफी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो प्रकृतिवादी है वो पहले से कहते आ रहे हैं बच्चे को कुछ मत सिखाओ, उसे स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपनी मर्जी से सीखेगा जो उसे सीखना होगा। तो मूल रूप से तो इसका निर्माता कोई नहीं है, क्योंकि जॉन डीवी ने भी इसके बारे में कई सिद्धांत दिए, कई बातें बताई थी। लेकिन हम जो व्यवहारिक रूप से इसकी शुरुआत मानते हैं वह जीन पियाजे के सिद्धांत से ये मुख्य रूप से अस्तित्व में आया और इसको हम महत्व देने लगे। तो रचनावाद को हम निर्मितवाद मानते हैं, और निर्मितवाद मतलब कंस्ट्रक्शनिज्म, मतलब हम नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई हमें ज्ञान सिखाएगा नहीं, मैं खुद अपनी नॉलेज अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो जो रचनावादी हैं वे क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं हम बच्चों को जो सिखाना चाहें विभिन्न क्रियाओं के द्वारा वो नहीं सिखा सकते हैं। हर बच्चे की अपनी रुचि, योग्यता, बुद्धि होती है, उसे जीन्स मिले होते हैं अपने माता पिता से, उसकी खुद की अक्षमता होती है, अपनी खुद की एप्टीट्यूड एटीट्यूड को वो लेकर पैदा होता है बच्चा। अपनी बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार बच्चे खुद चीज़ों के साथ क्रियाएं करते हैं, खुद क्रियाएं करके सीखना पसंद करते हैं, न कि जो दूसरे उन्हें सिखाना चाहते हैं बच्चे डायरेक्ट उसे सीखते हैं। जैसे अगर ये कोई चीज़ जुड़ी हुई है, बिल्कुल सेट है कोई पजल, हम बच्चों से कितना ही कह लें इसे तोड़ना मत, बिल्कुल मत तोड़ना, बच्चा उसे तोड़ेगा, जरूर तोड़ेगा। और जब वो टूट जाएगी और बच्चे से जब वो जुड़ेगी नहीं तो उसे पता चल जाएगा भाई इसे तोड़ना नहीं है, बड़ी मुश्किल से जुड़ती है ये, वो दोबारा उसे नहीं तोड़ेगा कभी भी। मतलब क्या हुआ, जो हम उसे सिखाना चाहते थे बच्चे ने वो नहीं सीखा। बच्चे ने कैसे सीखा, उसकी रुचि, उसकी बुद्धि में खुद विचार आया इसे करके देखते हैं, तो बच्चे ने उसे खुद करके देखा और फिर अब कोई बात सीखी। मान लेते हैं कोई कैंडल जली हुई है, कैंडल के ऊपर आग जल रही है, लो जिसे हम बोलते हैं, बच्चे से हम कहते हैं आग कैंडल के पास मत जाना, जल जाएगा बेटा, हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, उसके पास मत जाना। बच्चा फिर भी जाता है, उंगली लगा के देखता है, और जब उसका हाथ जल जाता है तो उसे पता चल जाता है अरे ये तो बहुत गंदा जलाती है कैंडल, तो बच्चा कभी भी उसके पास नहीं जाता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वह कहावत रचनावाद से ही संबंधित है। मतलब जो दूध से भी जल गया, मतलब जिसने खुद अनुभव करके सीख लिया ना, वो अपने अनुभव को भूलता नहीं है, उस अनुभव के आधार पर ही कार्य करता रहता है। तो रचनावादी क्या मानते हैं, रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक है ये क्या मानते हैं, बच्चे दूसरे के बताए हुए तथ्यों को नहीं सीखते हैं डायरेक्ट, बच्चों की खुद की बुद्धि होती है, रुचि होती है, योग्यताएं होती हैं, बच्चे उनके अनुसार खुद कार्य करना चाहते हैं, हर चीज को करके देखना चाहते हैं, और वे करके खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। ज्ञान के निर्माण करने को ये कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, निर्मित, निर्माण करना, रचना करना ज्ञान की, देखो कंस्ट्रक्शन करना नॉलेज का, तो ज्ञान का ही निर्माण करते हैं। अगर बच्चे ज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारा बच्चों का विकास रुक जाएगा, हमारा समाज पतन की ओर चलने लगेगा, क्योंकि कोई भी माता पिता अपना पूरा ज्ञान बच्चों को नहीं दे सकते। समझ में आई बात? तो अगर बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे तो माता पिता जितना हो सकेगा बच्चों को ज्ञान देंगे, लेकिन पूरा नहीं दे पाएंगे, तो हमारे समाज में ज्ञान की कमी होते होते एक दिन जाकर समाज खत्म हो जाएगा हमारा। तो रचनावादी ये मानते हैं कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को खुद करके देखते हैं, और इससे उनका विकास होता है, और इससे वे चीज़ों को सीखते हैं। यह रचनावादियों का मानना है, जो कि व्यवहारवाद के बिल्कुल उल्टा है। एक और है संज्ञानवाद। संज्ञानवादी सीखने को मस्तिष्क की प्रक्रिया मानते हैं। रचनावाद और संज्ञानवाद दोनों में हम करके सीखते हैं, लेकिन रचनावाद में तुम डायरेक्ट करके ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। संज्ञानवाद, संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि, इसमें ये हम क्या करेंगे, ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उससे निचोड़ निकाल कर उसे अपनी स्थायी स्मृति में सेट कर लेंगे। नई नई चीज़ें जो हम सीखेंगे उस ज्ञान से जोड़ते रहेंगे, पहले ज्ञान से। तो वो जो ज्ञान मस्तिष्क में ज्ञान जोड़ना है, ज्ञान में अपने मस्तिष्क को बदलना है, मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसमें चेंज करना है, वो सब संज्ञानवादी कहते हैं। हल्का सा अंतर है इसमें, रचनावाद में हम डायरेक्ट चीज़ों को सीख लेंगे, संज्ञानवाद में मस्तिष्क रूप से उसकी व्याख्या भी करेंगे। ये अंतर है हल्का सा इसमें, बाकी दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत से दोनों चीज़ें निकली है हमारी। संज्ञानवाद के बारे में आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि हमेशा आपसे ये कह दिया जाएगा संज्ञानवाद और रचनावाद सेम है, सेम भी है, हल्के से अलग है दोनों में। आप समझ गए तो इसका मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में रचनावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यवहारवाद के विरोध में उभरी है। वर्तमान समय में यह विचारधारा बहुत ही अधिक प्रचलित है। आजकल हम जितने मनोवैज्ञानिकों के बारे में, बहुतों के बारे में पढ़ेंगे, वे सब रचनावादी हैं। जो हमारी छात्र केंद्रित शिक्षा आई है कि बच्चों से हमें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग,
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, लर्निंग बाय डूइंग, वो कहाँ से आया है? वो रचनावाद से ही निकला है, क्योंकि रचनावाद ये बोलता है कि बच्चे करके सीखते हैं, तो हमें उन्हें करके ही सिखाना चाहिए, यहीं से वो बात निकली है। तो वर्तमान समय में ये विचारधारा बहुत ही अधिक प्रचलित है। इसका जन्म 1936 में अमेरिका से हुआ था। जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह विचारधारा इस तथ्य को नकारती है कि बालक बार बार अभ्यास के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा वह कुछ भी सीख लेता है जो दूसरे उसे सिखाना चाहते हैं, बल्कि ये विचारधारा मानती है कि बालक स्वयं सक्रिय रूप से क्रिया करके अवबोधन, अवबोधीय, अवबोधन का मतलब होता है समझते हैं खुद, अवबोधीय अवबोधन का मतलब होता है बच्चे उस ज्ञान को समझ रहे हैं खुद मस्तिष्क रूप में। जैसे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं इसका मतलब क्या, उसे हम बोलते हैं अवबोधन। मतलब बच्चे खुद कुछ कर रहे हैं और उससे खुद नॉलेज निचोड़ रहे हैं, नॉलेज निकाल रहे हैं, जो हमने किया है इससे क्या सीख मिलती है हमें। तो बच्चे खुद सक्रिय रूप से करके अवबोधन द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चा खुद करके सीखना चाहता है। रचनावाद ये कहता है अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा, वो अच्छा बच्चा है, और जो बच्चा अपने माता पिता का कहना मान रहा है वो गधा बच्चा है। ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, मतलब उसका विकास ठीक ठाक चल रहा है, और आपका बच्चा बिल्कुल रट्टू तोता है, आपने जो कहा ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, उसी तरह से वो लगा हुआ है ना, वो आपका बच्चे में कुछ गड़बड़ है, इलाज कराओ उसका। रचनावाद ये कहता है, मैं नहीं कह रहा ये बात। तो बच्चे खुद सक्रिय रूप से अवबोधन द्वारा स्वयं करके ज्ञान का निर्माण करते हैं और वे इसी प्रकार सीखते हैं, इसी प्रकार उनका विकास होता है। इस प्रकार रचनावाद बालकों के विकास में उनके जैविक और अनुवांशिक पक्ष को महत्व देता है, कि बच्चों के जो अनुवांशिक और जैविक गुण उन्हें मिले हैं उनका प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास में। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई थी, जैसे ये देखो ये वंशानुक्रम के बजाय वातावरण को अधिक महत्व देते हैं, कि वातावरण में हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे बच्चा कुछ भी सीख लेगा, वंशानुक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये वातावरण को तो बल दे रहे हैं कि भाई वातावरण से तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चे के आसपास जो चीजें होंगी बच्चा उन्हीं के साथ तो क्रियाएं करके सीखेगा, लेकिन साथ में वंशानुक्रम को ये पीछे नहीं छोड़ते। तो ये जैविक पक्ष वंशानुक्रम अनुवांशिकता को ज्यादा महत्व देता है रचनावाद। रचनावादियों के अनुसार बालकों की अपनी बुद्धि, रुचि, इच्छा, प्रकृति, क्षमता होती है, उसके आधार पर वे तथ्यों के साथ, चीज़ों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया करके वे चीज़ें सीखते हैं जो वे सीखना चाहते हैं, न कि वे बच्चे वे चीज़ें सीखते हैं जो दूसरे जबरदस्ती उन्हें सिखाना चाहते हैं। अर्थात रचनावाद सीखने को एक बौद्धिक या मानसिक प्रक्रिया मानता है, व्यवहारिक नहीं मानता, जैसा व्यवहारवाद मानता है। इनका मानना है कि बालक स्वयं अपने वातावरण या समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं अपने अनुभव का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, और स्वयं तथ्यों को सीखता है और स्वयं अपना विकास करता है। इस तरह से, इस प्रकार रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। रचनावाद के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है पियाजे का, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, मतलब बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। जिस तरह वैज्ञानिक रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करके देखता है और ज्ञान का निर्माण करता है, उसी तरह बच्चे भी हैं। बच्चे भी खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे। हो सकता है इनकी रिसर्च बस इसी चीज़ से संबंधित हो, अगर मैं इस खिलौने को तोड़ दूंगा, जैसे फ्रिज की लाइट, सबने देखा होगा ना बचपन में, कौन सा पॉइंट है जिसपे फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है, जस्ट फ्रिज का डोर बंद हो जाने से जस्ट पहले फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है, तो वो एक्सपेरिमेंट ही तो आप कर रहे थे, तो वो क्या आप वैज्ञानिक है। तो ये पियाजे ने कहा था। मनोविश्लेषणवाद की बात कर लेते हैं। ये जो चार चीजें मैंने पढ़ाई है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद शायद दो बची हुई हैं हमारी, हाँ, तो ये दो हल्की हल्की सी इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, बस इसे आप समझ लो हल्का सा। मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने की थी। सिगमंड फ्रायड ने, जैसे हम इसे, हमारा मनोविज्ञान था, इसे चेतना का विज्ञान मानते थे। चेतना मतलब जो ऊर्जा हमारे शरीर में ट्रेवल कर रही है, चेतना या चेतन मन, जो भी हमारे मस्तिष्क में करंट में बातें हैं, जो भी चीजें हम करंट में कर रहे हैं उसे हम चेतना मानते हैं। अगर जो भी चीजें मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं, जो भी काम मैं अभी कर रहा हूँ, वो चेतना का हिस्सा है, चेतन मन का हिस्सा है। तो सिगमंड फ्रायड ने यह कहा यार हम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं, लेकिन इन्होंने मन को तीन भागों में बांटा, अचेतन मन, चेतन मन, और सबसे पहला तो चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, फिर अर्धचेतन या अवचेतन मन इन्होंने कहा था। तो इन्होंने चेतना को भी, चेतना को कह रहा हूं मैं, अपने मन मस्तिष्क को हमारे तीन भागों में बांट दिया था, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। इन्होंने ये कहा था जो हमारी चेतना है या चेतन मन है वो बस 10% होता है हमारे व्यवहार में। मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूं ना अभी,
हमारा चेतन मन का उस पर सिर्फ 10% प्रभाव पड़ता है, और जो 90% इफेक्ट पड़ता है वो हमारे अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है। करंट में जो चीजें मेरे दिमाग में है ना, और जो चीजें मैं काम कर रहा हूँ, जो करंट में मैं भी कर रहा हूँ, उसे बस हम चेतना कहेंगे, अपनी चेतन मन कहेंगे। लेकिन बचपन से अब तक जो एक्सपीरियंस मैं करता आ रहा हूँ, जो मेरे मस्तिष्क में अंतर मन में कहीं दबे हुए हैं, उसे हम कहते हैं अचेतन मन, अचेतना। अब जो अचेतन मन है ना मेरा, अब वो बचपन से एक्सपीरियंस को होल्ड किया हुआ है। मैं अभी कैसे बात कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, चेतना का तो प्रभाव पड़ेगा मेरे दिमाग में कैसे विचार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव मेरे बचपन से अनुभव जो कर रहा हूँ मैं उनका पड़ेगा। मेरे माता पिता मुझे डांटते थे, मेरे घर पे कैसा माहौल रहता था, मेरी शिक्षा कैसे हुई है, क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने अपने जीवन में किया है, दुर्घटना एक्सीडेंट कितने देखे हैं मैंने अपने जीवन में, तो उन सब का प्रभाव पड़ेगा जैसा मैं वर्तमान समय में हूँ, जैसी क्रियाएं मैं कर रहा हूँ। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि चेतना मेन नहीं है, अचेतना मेन है, हमारा अचेतन मन मेन है। कि जो अचेतन मन है वो 90% है हमारा, चेतना तो बस 10% है। चेतना और अचेतन मन की उन्होंने जब कंपैरिजन किया था ना, तो वो हिमशैल से किया था। जैसे बर्फ का टुकड़ा कोई पानी पर तैर रहा है ना, तो ऊपर तो हमें दिखता है वो हल्का सा, लेकिन नीचे देखते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका पानी में डूबा होता है। तो वो जब बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है ना, वो हमारी अचेतना है जो कि इसे होल्ड किए हुए है, और बस हम इसे इतना ही देख पा रहे हैं, ये चेतन मन है। मनोविश्लेषणवाद क्यों हम इसे बोलते हैं, साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद, मन का विश्लेषण किया था इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने ये कहा था हमारे मन के भी हिस्से होते हैं, जैसे चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो मन का विश्लेषण किया था, साइकी का एनालिसिस कर दिया था इन्होंने। साइकी को मन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, तो साइकी का एनालिसिस कर दिया था इन्होंने। इस वजह से इनकी इस विचारधारा को मनोविश्लेषणवाद बोलते हैं। इन्हीं के कार्यों की वजह से हमें चेतना को छोड़ना पड़ गया था। मतलब इतना प्रभावी इनका कार्य रहा था उस टाइम पर। हम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, उस चेतना को हमें छोड़ना पड़ गया था। हमने कहा था कि हमारा मनोविज्ञान अब मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना को ही छोड़ दिया था हमने, व्यवहार का। पहले हमने आत्मा का था, फिर हमारा मस्तिष्क का आया, फिर चेतना का आया, फिर व्यवहार। तो इन्होंने ही फिर इनका काफी प्रयास रहे मनोविज्ञान को चेतना छोड़ने में और व्यवहार को अपनाने में। आई बात समझ में। इन्होंने मन का विश्लेषण किया और ये कहा था जो हम चेतना की स्टडी कर रहे हैं वो गलत है, तो चेतना की स्टडी करना बंद करो, अचेतना की करो, अचेतन मन की करो, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। बाकी हम इनके बारे में पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे, मनोविश्लेषण का इनका एक पूरा सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। उस सिद्धांत में क्या क्या बातें इन्होंने कही, मन को 3 भागों में बांटा इन्होंने। इध हमारी जो इद ईगो सुपर ईगो होती है, इदम अहम परा अहम, जो ये सब होता है, वहाँ हमारे मन की अवस्थाएं होती हैं। तो इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में आगे। मनोविज्ञान की इस विचारधारा की शुरुआत 1900 के आसपास ऑस्ट्रेलिया देश से हुई। मनोविश्लेषणवाद या इस विचारधारा को देने का सिगमंड फ्रायड को जाता है श्रेय, इन्होंने इस विचारधारा की शुरुआत की थी। उस समय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था तथा मानव के व्यवहार का अध्ययन उसकी चेतना के आधार पर किया जाता था। जब सिगमंड फ्रायड ने यह सिद्धांत दिया था, ये अपना विचारधारा दी थी। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का लगभग 90% हिस्सा अचेतन मन से मिलकर बना होता है। सिर्फ 10% हिस्सा चेतना या चेतन मन से बना होता है। हम जो काम कर रहे हैं ना, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 10% है, 90% तो वो जो मैंने अनुभव किए है ना वो है। इस प्रकार इन्होंने मानव के व्यवहार का अध्ययन करने में अचेतन मन को महत्वपूर्ण स्थान दिया, न कि चेतना को। मानव के व्यक्तित्व की तुलना सिगमंड फ्रायड ने हिमशैल से की, आइसबर्ग से की, हिमशैल से। जिस प्रकार हिमशैल का एक टुकड़ा पानी में डूबा रहता है तथा कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है, जैसे मैं बता रहा था, तो इसका बड़ा हिस्सा छिपा रहता है। तो वो जो बड़ा हिस्सा है वही हमारा अचेतन मन है। और अचेतन मन क्या होता है, बचपन से जो भी हम अनुभव करते आए हैं, जो भी हमारे बातें अपने अंतर मन में दबी हुई है ना, हमारे परिवार वाले, पड़ोस वाले कैसा बचपन से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो बातें हमारे अंदर दबी हुई हैं, वो हमारा अचेतन मन है। और चेतन मन क्या है, चेतना क्या है, जो करंट में हम काम कर रहे हैं वो चेतन है। जो करंट में हम काम कर रहे हैं चेतना है, वो चेतना भी हमारी जैसी है, वो अचेतन मन के कारण ही है। अगर हमारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं तो हम खुश दिल रहेंगे, अगर एक्सपीरियंस हमारे खराब हुए तो हम सीरियस हो जाएंगे। तो चेतना भी, ये 10% भी हमारा इस 90% पर निर्भर होता है। एक होता है अवचेतन, हल्का सा हिस्सा, वो उसका कोई परसेंट नहीं होता, वो तो बहुत हल्का सा होता है। मतलब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, चाबी रखकर गलत भूल गए, उसका इतना महत्व नहीं माना इन्होंने हमारे विकास वगैरह में।
नेक्स्ट है समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद। अब इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है, क्योंकि गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण आकार, पूरा देखना। अब गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उसे पूरा देखना है, पूरा। मान लेते हैं मैं मानव के मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं मस्तिष्क की खोजबीन कर रहा हूँ, कैसे ये काम, बे गधे यार तू कैसा काम कर रहा है, तो कैसा वो काम कर रहा है, मस्तिष्क को देख रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा नहीं, समग्रवादियों ने क्या कहा, गेस्टाल्टिज्म वालों ने क्या कहा कि भाई आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं उसे पूरा देखो, पूरे स्वरूप में। आपने कोहलर का एक सिद्धांत पढ़ा होगा बीएड में, कोहलर का सिद्धांत, उसमें गेस्टाल्टिज्म इसी थियरी का यूज किया था कोहलर ने। कोहलर भी गेस्टाल्टवादी थे, वे गेस्टाल्टवाद को मानने वाले थे। आई बात समझ में। तो ये गेस्टाल्टवाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा के आधार पर काफी सिद्धांत हमारे बने हुए। यूनिट प्लान, जो यूनिट प्लान आपकी बनी हुई है ना, वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर ही बनी है। यूनिट प्लान क्या कहता है, पूरी किताब को एक रूप में देखो, उससे फिर अलग अलग यूनिट में बांटो, उस यूनिट को एक रूप में देखो। तो ये चीज़ों को एक रूप में देखने का प्रयास करते हैं और उसी को कहते हैं कि हमें चीज़ों को एक रूप में देखना चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई बच्चा रो रहा है, या मान लेते हैं कोई पिल्ला रो रहा है, हमारा कुत्ते का बच्चा रो रहा है, हम उसे कहें रो रहा है और शायद खाना नहीं मिला होगा, खाना दे रहा है, रो रहा है, मतलब हम उसके पास एक भूख वाले पक्ष को देख रहे हैं, बाकी पक्षों को नहीं देख रहे। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, पूरे पक्षों को देखो, भूख भी लग सकती है, पैर में चोट भी लग सकती है, माता भी इसकी छोड़कर जा सकती है, या कोई इसे चोट मार सकता है, गुम चोट जिसे कहते थे हम, वो भी लग सकती है, हो सकता है बीमार हो। सभी पक्षों को देखो, अगर हम किसी चीज़ के सभी पक्षों को देखेंगे ना तो हमें कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी और जो समस्या है उसका समाधान हम कर देंगे। तो होल, WHO होल, तो गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो होल को दर्शाता है। इस संप्रदाय की शुरुआत जर्मनी से हुई है, बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। 3 युवाओं ने मिलकर की थी, 1912 में की थी। कौन कौन, मैक्स वर्दिमर, कर्ट लेविनर, कोहलर व कोफा, ये सब मिले हुए हैं। देखो इसमें मेन है मैक्स वर्दिमर। इस संप्रदाय की शुरुआत मैक्स वर्दिमर ने की है, बाकी ये सपोर्टेड थे या कुछ लोग बाद में आकर इससे जुड़े थे। मेन इनके मैक्स वर्दिमर थे। जो गेस्टाल्ट है, ये गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पूरा आकार, मतलब चीजों को हमें पूरा देखना है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संपूर्णता केवल उसके अंशों का योग मात्र नहीं है, बल्कि यह उसके अंशों के योग से बहुत बड़ी होती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है हम इन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने। अगर हम किसी चीज को उसके टुकड़ों में तोड़ देना, तो अगर हम उस टुकड़ों को आपस में जोड़े और हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि टुकड़ों को आपस में जोड़ना ही ये पूरा अंग है या ये पूरी चीज है, नहीं। टुकड़ों को अगर हम आपस में जोड़कर जो हमें अंग मिल रहा है, जो पूरी चीज मिल रही है, वो संपूर्णता नहीं है, संपूर्णता उससे भी बहुत परे है। जैसे पंखे को उसके टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़ों में पंखा चल थोड़ी रहा है, नहीं चल रहा ना। तो हमने पंखे को आपस में जोड़ा और हम सोचे अब देखो यही पंखा है, यही तो संपूर्ण क्या होता है, टुकड़ों को आपस में जोड़ने तो संपूर्ण होता है। लेकिन इन्होंने कहा टुकड़ों को आपस में जोड़ना नहीं, संपूर्णता मतलब गेस्टाल्ट मतलब उससे भी परे होता है। जैसे हम पंखे के टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और बिजली से कनेक्ट करेंगे तो पंखा चलने लगेगा, हवा देगा, हमारे जीवन को आसान बनाएगा। अब देखो संपूर्णता हम सोच रहे थे बस टुकड़े जोड़ना है, नहीं, टुकड़े जोड़ने से भी परे है संपूर्णता, उससे तो बहुत परे है संपूर्णता। जैसे टुकड़े जोड़ेंगे ना वो नई चीज बन जाएगी, उसके नए नए फंक्शन निकलेंगे। इसके इनके अनुसार, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, किसी भी क्रिया अथवा स्थिति को समझने के लिए उसके सभी अंगों को अलग अलग देखने के बजाय उसे पूर्ण रूप में एक करके देखना चाहिए। इस प्रकार समग्रवाद के अनुसार व्यक्ति की विशेषताओं या व्यवहार का अध्ययन उसके शारीरिक, जैविक, रासायनिक, संवेगिक, मानसिक, भाषाई आदि सभी पहलुओं को जोड़कर अध्ययन करना चाहिए, न कि अलग अलग। मतलब हम किसी भी चीज़ का रिसर्च स्टडी कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर मत चलो, सभी एस्पेक्ट को लेकर चलो। मनुष्य पढ़ नहीं रहा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तू पढ़ क्यों नहीं रहा, तेरी बुद्धि खराब है, दिमाग खराब है, कद्दू आदमी है तो बुद्धि, हम सिर्फ बुद्धि बुद्धि की बात करें, नहीं। अगर इंसान के चोट लग जाए तो भी नहीं पढ़ सकता वो, तो हो शारीरिक पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा, इमोशनल पक्ष भी देखना पड़ेगा, मम्मी पापा की लड़ाई हुई हो। इसके अलावा उसका एनवायरमेंटल भी देखना पड़ेगा, जहाँ से वो आया है, क्या वहाँ खाना मिला है, ऐसे नहीं मिला है, क्या पता वहाँ सूखा पड़ा बाबू, तो ये पढ़ेगा कैसे, ऐसे खाने की पड़ी, अपने घर जाके खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं ना, पूरे पक्षों को उसे एक रूप में देखो, एक बना कर देखो, सभी पक्षों को देखो, एज ए होल देखो उसे। ये गेस्टाल्टवादियों ने माना था। तो आई बात समझ में। तो हमारा संरचनावाद ये कहता है हमारी
चेतना है, चेतना की संरचना को समझना है तो बैठकर अपनी क्रियाओं को देखो, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अपनी चेतना को समझने की कोशिश करो। प्रकार्यवाद ये कहता है अगर चेतना की स्टडी कर रहे हो तो अंदर हम क्यों झांक रहे हो, चेतना हमारे शरीर में चेंजेस कर रही है, हमसे काम कर रही है, तो जो काम हम कर रहे हैं उनके द्वारा भी कर सकते हैं स्टडी, तो उसकी हम। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के किसी के व्यवहार में हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, बस उसे ऐसी परिस्थितियां देंगे, इनाम वगैरह देंगे, डांट वगैरह लगाएंगे, तो व्यवहारवादी मानते हैं इस चीज़ को। आज भी, आजकल भी आप देखो, पापा मम्मी क्या कहते हैं कि जो गलत काम करे ना तो इसे डांट दिया करो, वो अच्छा काम करे तो इसकी तारीफ करा करो, शाबाश, तो इससे ये गलत काम करना छोड़ देगा। या बच्चा मुंह में हाथ देता, जब भी मुंह में हाथ दे तब चांटा लगाओ इस बच्चे को, तो अगर नया हाथ दे तो कुछ मत कहो। ये व्यवहारवादी सोच है कि हम बार बार क्रियाओं के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा हम बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं। रचनावाद ये कहता है कि ये व्यवहारवाद कुछ नहीं होता, बकवास है। हर बच्चे की अपनी इच्छाएं होती है, बुद्धि होती है, उसके अनुरूप वो खुद कार्यों को करके खुद सीखना चाहता है। मनोविश्लेषणवाद ये कहता है, ये भी इस चेतना का विरोध करता है। देखो, चेतन कुछ नहीं होता, चेतन मन कुछ नहीं होता, अचेतन मन होता है, अचेतना मेन होती है, तो अचेतना का अध्ययन करके हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, ये मनोविश्लेषणवाद कहता है। गेस्टाल्टवाद ये कहता है किसी भी चीज का जब हम अध्ययन करेंगे, एज ए होल करेंगे, उसे उसके सभी पक्षों को एक रूप में बनाकर देखेंगे और एज ए होल पूर्ण रूप में उस जितनी भी उससे चीजें जुड़ी हुई हैं उन सबको एक रूप में करके देखेंगे, तब उसकी स्टडी करेंगे, उससे हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये टफ कॉन्सेप्ट हैं, इतने आसानी से समझ नहीं आते, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया है। बाकी एमएड की रेगुलर क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, साथ में आपको पेड नोट्स भी मिल जाएंगे। एमएड के आपको पेड नोट्स चाहिए 9528219270, पेड नोट्स अगर आपको चाहिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप अपने से ग्रुप्स वगैरह में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अपने इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।